फातिमा हॉरर स्टोरी में खुश आमदीद। महल के वस्त में दरख्तों तले जहाँ आस पास रंगीन फूलों की क्यारियाँ और दरमियान में खूबसूरत तालाब के गिर्द ठंडे पानी के फव्वारे चल रहे थे। फलदार दरख्त और इन पर चहचहाते परिंदे मुख्तलिफ आवाज़ों में अजीब समा बांध रहे थे। पैरों तले घनी सब्ज घास और घास पर अर्के गुलाब के छिड़काव की भीनी भीनी खुशबू ने माहौल को मसहूर कुन बना रखा था। गर्मियों की जलती धूप में भी इस जगह छाँव और धूप और खुशगवार ठंडक थी। घने दरख्तों की वजह से ठंडी हवा चल रही थी। शाही महल के बाग का ये खूबसूरत तरीन मकाम था जहाँ आज सुबह सुबह शकुंतला की हदायत परिया समेत तमाम कनीज़ों, गुलामों, बांदियों का खसूसी इजलास तलब किया था। इस गुलाम कनीज़ के लिए मुमकिन ना था कि इजलास में गैर हाज़िरी के लिए कोई उज़र पेश करने की जुरात करे। तमाम गुलाम और कनीज़ें, जिनकी तादाद लगभग 200 थी, दायरे की शक्ल में बैठे सामने ऐन दरख्तों तले मलका शकुंतला के लिए तख्त बिछा था और परिया के लिए एक छोटी सी कुर्सी रखी गई थी। शकुंतला के तख्त के आगे सुनहरी काम वाली खूबसूरत मेज़ थी जिसमें 2 खूबसूरत गिलास शराब के बोतल और चबूतरे के सामने फर्श पर मुख्तलिफ नेज़े, भाले, तलवारें, चंद छुरियाँ और चाकू पड़े थे। मलका का तख्त, मेज़ और परिया की कुर्सी तकरीबन 3 फुट बुलंद चबूतरे पर थी। हफाजती अमले को इजलास से दूर रहने का हुक्म था। किसी गुलाम या कनीज़ को इजलास की नोयत का इल्म ना था। सभी आपस में चहमगोइयाँ कर रहे थे कि शोर उठा, मलका शकुंतला आ रही हैं। थोड़ी ही देर में शकुंतला मलका का ताज सर पर सजाए शाही लिबास में मलबूस 16 सिंगार किए खालिस कनीज़ों के जुलूम में पूरे वकार के साथ खरामा खरामा चली आ रही थीं। चंद ही लम्हों में सब कनीज़ों और बांदियों को सांप सूंघ गया। हर तरफ खामोशी छा गई और सब लोग खड़े हो गए। मलका शकुंतला छोटे छोटे कदम उठाती अपने जराव तख्त पर बैठ गई। निर्मला, कमला, पूनम और परिया इसके दाएं बाएं खड़ी हो गईं। दीगर चंद कनीज़ें पीछे थीं। फिर शकुंतला ने हाथ के इशारे से सबको बैठने का इशारा किया। सब गुलाम कनीज़ें घास पर बैठ गए। शकुंतला ने परिया को छोटी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो परिया का चेहरा खुशी, मसरत और फ़ख्र से देखने लगता था। आज वो अपने आप को बाकायदा दूसरी कनीज़ों से मुमताज़ और मुनफरिद समझने लगी थी। परिया चंद लम्हे बैठने के बाद मलका से इजाज़त लेकर खड़ी हो गई और सबकी तरफ देखते हुए गोया हुई, महल की तमाम कनीज़ों और ग़ुलामों, आज मलका शकुंतला तुमसे ख़ताब फरमाएंगी। इसने पहले तुम सबके इल्म ये बात आ चुकी है कि मलका ने मुझे तुम सब के लिए कनीज़ आलिया का ख़ताब दिया है। अब तुम पर लाजिम है कि मेरा एहतराम और मलका आलिया के हर फरमान की पाबंदी करो। बाकी तमाम बातें मलका आलिया आपको अपने ख़ताब में बताएंगी। इसके साथ ही परिया ने मलका शकुंतला को ख़ताब की दावत दी। सब गुलाम और कनीज़ों ने तालियां बजाते हुए मलका के ख़िताब का इस्तकबाल किया। शकुंतला ने तख्त पर बैठे बैठे अपना ख़ताब शुरू किया। जैसा कि तुम सबके इल्म में आ गया होगा कि रानी मारिया को शाही महल से निकाल दिया गया है और अब महाराजा रामनाथ के ऐलान के मुताबिक ताबाना की मलका और महाराज महारानी मैं हूँ। मारिया अब सिर्फ एक मामूली रानी की हैसियत से एक हवेली में रह रही है। मलका की हैसियत से अब पूरे शाही महल में मेरा हुक्म चलेगा और मेरे अहकाम पर अमल दरामद मेरी कनीज़ ख़ास परिया कराएगी, जिसे सिर्फ़ और सिर्फ कनीज़ आलिया मुखातिब करोगे। परिया को इस बात का मुकम्मल इख्तियार है कि महल के तमाम शोबों में अपनी मर्ज़ी से ओहदेदारों को तैनाती करे। परिया के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी तुम में से कोई भी ना करे, वरना सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा तुम में से कोई भी रानी मारिया की हवेली ना जाएगा और इसकी छोटी सी आने वाली किसी कनीज़ या गुलाम कोई बात ना करेगा, बल्कि इसकी खैबर परिया को करना होगी। गुलाम को भी इसका सरदार मुकर्रर किया जा रहा है, वो भी परिया के मातहत होगा। इस गुलाम का ऐलान मेरे ख़ताब के बाद परिया खुद करने की, और अगर किसी गुलाम कनीज़ ने यहाँ की खबर मारिया की हवेली पहुँचाने के लिए जासूसी करने की कोशिश की तो इसे हाथी के पांव तले कुचलकर इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। इसी तरह वहाँ से आने वाले किसी जासूस को तहफ़्फ़ुज़ देने या इससे तावन करने वाले की सज़ा भी यही होगी। तुम सबका फ़र्ज़ है कि शकुंतला के हर हुक्म को बिला चूं चरा मान लो, वरना बुरे इंजाम के लिए तैयार रहना होगा।
اس کے ساتھ ہی شکنتلا نے اپنے پاس کھڑی کنیز کو پانی کا اشارہ کیا اور تخت کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے پانی پینے لگی۔ پریا کھڑی ہو گئی اور بولی، تم میں سے جو غلاموں کا سردار بننے کا خواہش مند ہو کھڑے ہو جائیں۔ تمام غلاموں پر سناٹا چھا گیا اور وہ اس آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر غلام باہر آنے لگے اور یہ انہیں نظار میں مختلف جگہ ایک ایک کر کے کھڑا کرنے لگی۔ اب سردار بننے کی خواہش مند غلاموں کی تعداد بڑھنے لگی، 8 ہو چکی تھی، اور کوئی امیدوار ہو تو باہر آ جائے۔ پریا بولی، لیکن کوئی غلام نہ آیا۔ اب پریا نے 2 غلاموں کی جوڑیاں بنا دیں اور بولی، نیچے جو ہتھیار وغیرہ رکھے ہیں یہ اٹھا کر تم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ جیتنے والے تمام غلاموں کا آپس میں پھر مقابلہ کرایا جائے گا۔ آخرکار جو فتح مند ہوگا وہی میرا نائب اور غلاموں کا سردار ہوگا، اور ہارنے والے تمام غلاموں کی قسمت کا فیصلہ ملکہ عالیہ فرمائیں گی۔ یہ خوفناک شرائط سن کر کئی غلام لرزنے لگے، اور ان میں سے جو 2 بالکل کمزور صحت والے تھے وہ واپس اپنی جگہ پر جانے لگے۔ تو پریا فوراً بولی، رک جاؤ۔ دونوں بیچارے رک گئے، لیکن ان کے چہرے پر موت کا خوف نمایاں ہو گیا تھا۔ اب پریا نے پہلے 2 غلاموں کو مقابلے کا حکم دیا اور اپنی خوبصورت سرخ ساڑی کو سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی۔ جاؤ، اب کوئی مقابلہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں غلام جھکے اور ہتھیار اٹھانے لگے۔ دونوں نے تلواریں اٹھائیں۔ شکنتلا تمام عمل دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ دونوں غلاموں نے ایک دوسرے پر تلواریں چلا رہے تھے۔ ایک غلام دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک گھاس سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے گر گیا۔ پہلے غلام نے اس کو بہت پیٹ پر وار کیا تو خون کا ایک فوارہ اس کے پیٹ سے نکلا اور نیچے گرا ہوا غلام تڑپنے لگا۔ پہلے نے فوراً دوسرا وار کیا تو گرے ہوئے غلام کی ایک ٹانگ کٹ کر دور جا گری۔ اب شکست زدہ کی چیخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھیں۔ پریا نے فوراً کھڑے ہو کر پہلے غلام کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر دیا۔ زخمی غلام کو گھسیٹ کر سامنے بیٹھے غلاموں کے پاس پھینک دیا گیا۔ اسی طرح ہر مقابلے میں ایک زخمی اور ایک فتح یاب ہوتا رہا۔ بالآخر 2 غلام میدان میں رہ گئے اور باقی تمام میدان میں اپنے ہاتھ پیر زخمی کیے اور کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے۔ اب آخری دونوں کا مقابلہ غلام خاص کے عہدے کے لیے شروع ہو چکا تھا۔ دونوں تلواریں سونتے ایک دوسرے پر حملے کے لیے تیار تھے۔ ان میں سے ایک موتی لال پر تھے لیکن کثرتی جسم کا لمبا تھا، اور دوسرا شیام گھٹے ہوئے جسم کا مالک، رنگ و حیرت انگیز طور پر صاف، بڑی بڑی نوکدار مونچھیں، البتہ درمیانی کھوپڑی سے بال ذرا اڑے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں کو معلوم تھا کہ شکست کا مطلب موت، ذلت، رسوائی، پچھلے سارے مقابلے پس پشت ہو جائیں گے اور جیتنے والا ہی غلام خاص کہلائے گا۔ موتی لال کی کوہنی میں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ زخم اسے پہلے مقابلوں میں آیا تھا، اور شیام کے چہرے پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ شکنتلا ناٹک پر ٹانگ رکھے ناٹک شوق سے دیکھ رہی تھی۔ پریا اپنی کرسی کے پاس کھڑی تھی۔ تمام غلام اور کنیزیں دم سادے بیٹھے خونی مقابلے دیکھ رہے تھے۔ اچانک موتی لال نے تلوار کا وار شیام کے بائیں بازو پر کیا، لیکن شیام نے جوابی طور پر گھومتے ہی موتی لال کو جھکائی دے کر وار خالی جانے دیا، اور فوراً جوابی طور پر گھومتے ہی موتی لال کی ٹانگ پر نشانہ لگا دیا۔ موتی لال پھرتی سے پیچھے ہٹا، لیکن پیچھے ہوتے وقت اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ اب شیام نے اسے نشانے پر لے لیا اور تلوار عین اسی جگہ سیدھی ماری جہاں موتی لال گرا پڑا تھا، لیکن موتی لال دائیں طرف کروٹ لے چکا تھا۔ اب موتی لال مسلسل کروٹیں لے رہا تھا اور شیام اپنی تلوار سے وار کر رہا تھا۔ کروٹیں لیتے ہوئے اچانک موتی لال نے اپنا پاؤں زور سے شیام کی نازک جگہ پر جما دیا۔ شیام درد سے اسی جگہ پر دوہرا ہو گیا تو موتی لال کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ سنبھلتے ہی موتی لال نے اپنی تلوار دور سے ہی گھما کر پھینکی جو شیام کی تلوار پر آ کر لگی، تو دونوں تلواریں دور جا گریں۔ اب دونوں نہتے کھڑے تھے۔ تھوڑی دور ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر دونوں نے پنجہ آزمائی شروع کر دی اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ پھنسا کر زور سے لگانے لگے۔ اچانک شیام نے پوری قوت سے ٹکر ماری، موتی لال کے منہ اور ناک پر رسید کی تو خون کی کٹی کئی لکیریں موتی لال کے ناک اور منہ سے بیک وقت جاری ہو گئیں۔ دونوں کے ہاتھ چھوٹ گئے اور موتی لال بھاگ نکلا۔
श्याम इसके पीछे लपका और दोनों हाथ मिलाकर इसकी शामों के दरमियान 2 हथेली रसीद किए तो वो मुंह के बल आगे गिरा। लेकिन इत्तेफाक से वो इस जगह गिरा जहाँ से हथियार पड़े थे। गिरते ही मोतीलाल के दिमाग ने काम किया और इसने दोनों के हाथ छूट गए और इसने फौरन एक तेज धार खंजर उठाया और तेजी से दाएं तरफ झुकाई देकर श्याम के आगे से हट गया। मोतीलाल ने संभलने का मौका न दिया और खंजर से इसके पहलू पर वार किया। तेज धार खंजर पहलू में उतरता चला गया। वक्त ज़ाया किए बगैर मोतीलाल ने खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो कि श्याम की पुष्ट पर लगा और यही वार कारगर साबित हुआ। श्याम तेवरा कर गिरा तो मोतीलाल इस पर बेदरपेद वार करता चला गया। श्याम का खून से भरा लाशा कटे हुए दरख्त की तरह जमीन पर गिर गया। इसके साथ ही मोतीलाल इसके जिस्म पर दोनों पांव रखकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रहे। श्याम अपने ही दौर में हथियारों पर गिरा पड़ा और एक भाला उठाकर तेजी से पलटने की कोशिश की, लेकिन इसे दूर देर हो चुकी थी। गुलाम और परिया और शकुंतला तालियां बजाने लगे। इसके साथ ही तमाम कनीज़ें भी तालियां बजाने लगीं। मोतीलाल गुलाम खास बन गया। शकुंतला ने महफिल बर्खास्त करने का ऐलान किया और तमाम जख्मियों और लाशों को महल केक रोटियां पकाते हुए बड़े आग के तंदूर में डालने का हुक्म देकर मोतीलाल को अपने पीछे आने का अंदिया दिया और अपने शकुंतला परिया के हमरा कनीज़ों की फौज के दरमियान अपने कमरे की तरफ चल दी। थोड़ी ही देर बाद शकुंतला अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गई कि अपने बिस्तर पर दराज हो चुकी थी। परिया इसके पास छोटी कुर्सी पर बैठी इसके पांव दाब रही थी। इसके अलावा कमरे में कोई न था। परिया, अब महल के तकरीबन हर अहम ओहदे पर हमारा अपना बंदा हो गया है। अब हमारी मर्जी के बगैर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके अलावा सामरी जादूगर की मदद अभी हमें हासिल है। सबसे बढ़कर ये मलका लिया कि महाराजा आपके हुस्न के गुलाम हैं। हमारा हुस्न तो अच्छे अच्छों को दीवाना बना देता है। परिया, रामनाथ क्या शय है। शकुंतला गुरूर से अपनी जुल्फों में उंगलियां फेरते हुए बोली। हमें पूरा विश्वास है कि सपा सलार बलग्राम हमारे साथ कल की मुलाकात को आसानी से भुला ना पाएगा और दोबारा हमसे मुलाकात करने का बहाना तलाश करेगा। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए परिया को तहसीन तलब नजरों से देखते हुए कहा। परिया कुछ बोलना ही चाहती थी कि एक कनीज ने अंदर आने की इजाज़त चाहिए। इजाज़त पाकर अंदर आकर बोली, मलका आलिया, सपा सलार बलग्राम आपसे मिलना चाहते हैं। कनीज के मुंह से ये सुनते ही परिया और शकुंतला ने मुस्कुराते हुए मायने खेज नज़रों से एक दूसरे को देखा। अंदर आने दो, शकुंतला ने इजाज़त दी। चंद ही लम्हों बाद सपा सलार ख्वाबगाह में अपने पूरे सरकारी लिबास में दाखिल हुआ तो परिया ने इसे कुर्सी पेश कर दी। शकुंतला ने लेटे लेटे मुसाफिर के लिए हाथ आगे कर दिया। सपा सलार ने इसका नरम हाथ जोर से दबाया तो शकुंतला बालों को झटक कर मुस्कुरा दी। कैसे आना हुआ बलग्राम? शकुंतला गाँव तकिए से टेक लगाते हुए बोली, मलका लिया, कल आपके साथ दोपहर का भोजन इतना मज़ेदार लगा कि बिन बुलाए मेहमान बनकर आ गया। भोजन अच्छा लगा और हम नहीं? शकुंतला ने बलग्राम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तो बलग्राम गड़बड़ा गया। वो न समझ सका कि जवाब दे। तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। बलग्राम, क्या जवाब दूं? मलका लिया। बलग्राम निगाहें झुकाकर बोला। तो शकुंतला ने आंख के इशारे से परिया को बाहर जाने का इशारा किया। परिया खामोशी से उठकर पर्दे बराबर करके बाहर चल दी। कुछ तो बोलो बलग्राम, अब आपको कैसे लगते हैं? शकुंतला बदस्तूर इसी लहजे में बोली। मलकालिया जी, सच बात तो यही है कि मैं सिर्फ आपको ही एक नज़र देखने आया हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आई। आज सुबह ही से फैसला कर लिया था कि आपको आज फिर मिलूंगा। बलग्राम, शकुंतला ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम एक मुकम्मल वजीहा व जवान हो। महाराजा रामनाथ बूढ़े और नामुकम्मल। तुम कभी कभी मिलने आ जाया करो। हमारा मन बहुत भी बहला रहेगा। ज़रूर आया करूँगा मलकालिया। आपकी सोहनी सूरत मुझे खुद यहाँ खींच लाएगी। इतने में परिया ने अंदर आने की इजाज़त चाहिए। अंदर आकर बोली, मलका आलिया, भोजन तैयार है, तनावल फरमा लीजिए। मलका उठी और बलग्राम का हाथ पकड़कर बोली, आओ बलग्राम, और वो खाने के कमरे की तरफ चल दिए। थोड़ी ही देर बाद मलका और बलग्राम खाने की मेज़ पर बैठे थे। कनीज़ें खाना लगा रही थी कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज़ें उभरीं। इन आवाज़ों का रुख इसी कमरे की जानिब था। शकुंतला और बलग्राम दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। वीडियो अभी जारी है। नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर होंगी दोबारा।
आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ बताया करें कि आपको स्टोरी कैसी लगती है।